हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो उसी चैप्टर से हैं, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। घरेलू वैद्युतिक उपकरण यानी कि घरों के अंदर हमारे पास कौन कौन से वैद्युतिक उपकरण होते हैं, उन सभी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज का जो पार्ट होगा वो होगा 6 नंबर का पार्ट। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर हम पढ़ेंगे आज जो हमारा होगा मिक्सर ग्राइंडर। नया टॉपिक होगा अपना क्या, मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर से पहले वाला टॉपिक था अपने पास डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर जो होता है वो हमारे किस उपयोग में आता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इन सभी के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। उसके जो मुख्य भाग थे उनके बारे में भी चर्चा करी थी। जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ये क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर होता है, इसका उपयोग किसी भी प्रकार का शेक बनाने के लिए अपन कर सकते हैं। मिल्क को घोलने के लिए भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं, या किसी मसालों को पीसने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर हेडिंग डालो मिक्सर ग्राइंडर और इसमें लिखो नंबर 1 उपयोग। उपयोग में लिखो इसका उपयोग मिल्क शेक, इसका उपयोग मिल्क शेक तथा मसालों को पीसने के लिए किया जाता है। पीसने के लिए किया जाता है, यानी कि मिक्सर ग्राइंडर है, इसका उपयोग हम किसी भी मसालों को पीसने के लिए या जूस बनाने के लिए करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर होता है, इसके अंदर जो मोटर होती है उसके आरपीएम, यही पूछ लेते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर के आरपीएम कहां से कहां तक होते हैं दोस्तों, 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम तक होते हैं। जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर होता है ये तो हमारे पास पुराने टाइप का है, लेकिन लेटेस्ट जो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर आते हैं उसके अटैच में लगा होता है जूसर, जिसके द्वारा अपन अनेकों फ्रूट्स के जूस निकालते हैं। ठीक है, तो जूसर कहाँ पे लगा था, मिक्सर ग्राइंडर के साथ में जूसर का भी प्रयोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है, तो जूसर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी कि फलों का रस निकालने के लिए, फलों का रस या जूस निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जूसर का। ये होता है हमारे पास जूसर होता है। अब इसमें 5 प्रकार के स्विच होते हैं। देखो हमने कई बार देखते हैं, एक तो लाल कलर का जिसके द्वारा ऑन ऑफ, इसके अलावा 4 स्विच और होते हैं, इसके द्वारा ऑन ऑफ होता है। इसको पूर्व स्थिति में लाने के लिए ये क्या करता है, निम्न मध्यम उच्च, निम्न मध्यम, और ये करता है हमारी हाई स्पीड। ठीक है, और फिर इससे वापस इसको क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, इस स्विच के द्वारा। कई में क्या होता है, ये वाला नहीं होता है, इसमें केवल एक रोटरी स्विच लगा देते हैं। 5 पॉइंटों पे वे हल्का 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 घूमता रहता है। इस मिक्सर ग्राइंडर को जांचने के लिए सबसे पहले अगर हम स्विच को विपरीत साइड में घुमाएंगे तो भी अपना मिक्सर ग्राइंडर ये चलेगा, अगर इसको अपन सही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी अपना मिक्सर ग्राइंड चलता है। ठीक है, तो कुछ क्षण के लिए चेक करने के लिए कि अपना मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसको पीछे की ओर घुमाते हैं, तो उससे हमें स्थिति का पता चल जाता है कि ये मिक्सर ग्राइंडर सही है या खराब है। ठीक है,
ये है दोस्तों हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर होता है, उसके ऊपर वाला भाग होता है, वहां होता है मेल कपलिंग। एक नाम आपके पास आएगा मेल कपलिंग। मेल कपलिंग, मेल कपलिंग क्या होता है? देखो ये अपने आप जूसर होता है इस प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से होता है। यहाँ रोटरी स्विच लगा होता है ये, और यहाँ जो एक देखो गोल गोल सा इस दांतों का बना होता है, उसे बोलते हैं मेल कपलिंग। और इस मेल कपलिंग के अंदर ही अपन जो औजार होते हैं, जो जार होते हैं, उन जारों के जो नीचे लगी हुई फिरकी होती है उसको इसके अंदर फंसाया जाता है, ठीक है। और यही इस मोटर के द्वारा चलता है, ठीक है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इसके मुख्य भागों के अंतर्गत आते हैं कौन से? आर्मेचर आता है, ये हमारा रोटरी स्विच है ये आता है, हमारा मेल कपलिंग है ये आता है, इसके जितने भी जार होते हैं वो आते हैं। तो ये सारे के सारे इसके मुख्य भागों के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लिखिए मिक्सर ग्राइंडर, हेडिंग डाल के ये वाली उपयोग लिख लिया। इसके बाद में लिखो यह मोटर 3000 आरपीएम से 12000 आरपीएम की होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसके मुख्य भाग आर्मेचर फील्ड कॉइल, थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले। ये थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है, इसका उपयोग क्या है, इसका कार्य क्या होता है? अगर हमारी मोटर अधिक गर्म हो जाती है तो इसको ऑटोमेटिक क्या कर देती है, अपनी ग्राइंडर को बंद कर देती है, ठीक है। गर्म होने की अवस्था में क्या हो जाती है, अभी बंद कर देती है। फिर वापस इसमें अगर ये ठंडी हो जाती है तो इस स्विच को नीचे की तरफ होता है, आधार भाग में नीचे, उसको वापस ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। तो थर्मल ओवरलोड रिले तथा यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो इसके अंदर जो मोटर काम में ली जाती है वो मोटर कौन सी होती है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर होती है, जो प्रत्येक अवस्था में एक समान आरपीएम देगी। अगर 3000 आरपीएम की तो वो 3000 आरपीएम ही देगी। अगर वोल्टेज अगर थोड़े मोड़े कम हो रहे हैं या अधिक हो रहे हैं उसका उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स आरपीएम में चलेगी। अगर 3500 आरपीएम की है तो 3500 आरपीएम में चलेगी, 4000 आरपीएम की है तो 4000 आरपीएम में ही चलेगी। तो ये था हमारा मिक्सर ग्राइंडर। इसके बाद लिखो वॉशिंग मशीन, नई हेडिंग लिखो वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? गंदे वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन, हेडिंग डालो भाई वॉशिंग मशीन। इसमें लिखो इसका उपयोग गंदे वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। गंदे वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन है ये अपने पास 3 प्रकार की होती हैं। तो लिखो वॉशिंग मशीन निम्न 3 प्रकार की होती है। निम्न 3 प्रकार की होती है। वॉशिंग मशीन 3 प्रकार की होती है। एक तो साधारण होती है, एक अर्धचालित होती है, दूसरी क्या होती है? पूर्ण स्वचालित होती है।
तो साधारण जो होती है उसको मैनुअल भी बोलते हैं, मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन। मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन होती है हमारे पास। दूसरी जो होती है वो होती है अर्ध स्वचालित, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। दूसरी होती है तीसरी पूर्ण स्वचालित, पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। ये मशीनें अपने पास होती हैं अभी। अब एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे अपन। तो नंबर 1, ये तीनों नाम लिखो भाई। वॉशिंग मशीन निम्न 3 प्रकार की होती है, तीनों के नाम लिखो। मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन होती है, अर्ध स्वचालित मशीन होती है, पूर्ण स्वचालित मशीन होती है। नंबर 1 की डालो मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन। तो मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन क्या होती है? ये 1/3 HP की होती है शक्ति की, यानी कि इसका उपयोग हम जो करते हैं वो कम वस्त्रों को धोने के लिए, घरेलू वस्त्रों को धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि कई मिल के अंदर इसको ले जाते हैं, वहाँ पे वस्त्रों को धोते हैं, या बड़े तौर पे जहाँ पे जनसंख्या होती है, कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जाता है। ये कम शक्ति की होती है। तो ये बात होगी, यानी कि पूर्ण HP की, जिसको बोलते हैं ना अपन, पूर्ण HP की है ये, 1/3 HP की। ठीक है, तो मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन जो होती है वो 1/3 HP की होती है। इसमें एक वॉशिंग मशीन तथा एक क्या होता है, स्पिन टब होता है। ये नाम आएंगे आपके आगे। एक तो आता है वॉशिंग टब, एक होता है स्पिन टब। वॉशिंग टब जो होता वो होता है दोस्तों जिसमें अपन पानी डालते हैं और कपड़ों को धोने के लिए डालते हैं, तो वो टब तो हो जाएगा अपना कौन सा, वॉशिंग टब होगा। स्पिन टब वो होगा जिसमें अपन कपड़ों को निचोड़ते हैं, जिसके अंदर अपन कपड़ों को निचोड़ते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग टब और स्पिन टब में आपको अंतर समझ में आ गया हो गया। वॉशिंग टब तो क्या होता है, जिसमें वस्त्रों को धोते हैं। स्पिन टब वो होता है जिसमें वस्त्रों को निचोड़ा जाता है। ठीक है, अब जो देखेंगे इसमें मोटर के श्रेणी क्रम में टाइमर लगा होता है। इसमें जो मोटर लगी होती है, मोटर के श्रेणी क्रम में, क्रम याद रखना भाई, श्रेणी क्रम में टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या होता है भाई, ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें बना होता है कि अपन इसमें फिक्स टाइम, यानी कि इस प्रकार से इस पे पॉइंट होते हैं 0, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अपन ये यहाँ पे घुमाने के लिए होता है, जिसको अपन किसी भी पॉइंट पर 9 पर कर देंगे तो 9 से यहाँ तक 0 तक ये अपना टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 6 पे करेंगे तो 6 से 0 तक टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या लगा होता है कि टाइमर लगा होता है। और कहाँ लगा होता है, मोटर के श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो इसमें जो लिखने वाली बात है वो लिखो आप। मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन में नंबर 1 पॉइंट लिखो, इसमें 1/3 HP की स्थायी कैपेसिटर सिक्वरल केज प्रकार की मोटर, स्थायी कैपेसिटर सिक्वरल केज प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है। इसी में नंबर 2 पॉइंट लिखो, इसमें एक वॉशिंग टब तथा दूसरा स्पिन टब होता है। एक वॉशिंग टब तथा दूसरा स्पिन टब होता है। इसमें पल्सेटर को मोटर के द्वारा वामावर्त तथा दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। इसमें पल्सेटर को
वामावर्त तथा दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो ये पल्सेटर क्या होता है, हमारे जो वॉशिंग टब होता है, इस वॉशिंग टब के तली वाले भाग में यहाँ पे जो घूमने वाली गोल गोल जो चक्री होती है उसको बोलते हैं अपन पल्सेटर। पल्सेट कर रहा है, कभी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त तरीके से ये घूमता है, इसको घुमाया जाता है। तो इसकी जो संरचना हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक मोटर होती है इसमें, ठीक है, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें सापट यहाँ पे ये चढ़ाया जाता है पुल्ली टाइप की, और इसका जो भाग होता है जिस प्रकार से अपने पास ये हमारा पल्सेटर, यहाँ से भी यहाँ तक ये निकला होता है, ठीक है। यहाँ से इसको फैन बेल्ट के माध्यम से इसको घुमाया जाता है। अब इसको मैन सप्लाई से संयोजित कर देते हैं और ये घूमेगा, इसमें फैन बेल्ट है, इसके द्वारा इसको घुमाया जाता है। इसकी संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसमें मोटर के श्रेणी क्रम में टाइमर को जोड़ा जाता है। इसमें मोटर के श्रेणी क्रम में टाइमर को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें लिखो, मोटर को तुरंत रोकने के लिए यांत्रिक क्लच लगा होता है। दोस्तों ये होता है, यहां पे होता है ये यांत्रिक क्लच, यांत्रिक क्लच, यानी कि इसको अपन ब्रेक भी बोल सकते हैं, तुरंत किसी भी मशीन की सिस्टम को रोकने के लिए। ये होता है स्पिन टब के तली वाले भाग में, ठीक है, स्पिन टब के तली वाले भाग में होता है यांत्रिक क्लच लगा होता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है भाई, कार्य क्या होता है, मोटर को तुरंत रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। नंबर 2 की हेडिंग डालो, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन, यानी कि ये सिस्टम आधा तो क्या होता है अपने आप स्टार्ट होता है, दूसरा क्या होता है आधा इसको स्टार्ट किया जाता है। यानी आधा काम तो ये कर देती है, आधा काम अपने को हाथों से भी करना होता है। वही होता है, एक तो इसमें वॉश टब होता है, दूसरा स्पेन टब होता है। एक तो होता है वॉशिंग टब, दूसरा होता है स्पेन टब होता है। अब इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो मुख्य भाग, तो आप मुख्य भाग की हेडिंग डाल के लिखो इसके आगे जो मैं बोलता हूँ वो, इसके 15-16 मुख्य भाग उसके बारे में लिखवा देता हूँ। पहले लिखो पल्सेटर, नंबर 1 डाल के लिखो पल्सेटर, साथ साथ समझा भी देता हूं। पल्सेटर क्या होता है, इसके तली वाले भाग में होता ना जो घूमता है, पल्सेटर। इसके बाद में लिखो वाटर स्ट्रेनर। 3 नंबर पॉइंट लिखो वाश ड्रम, वाश ड्रम। 4 नंबर लिखो वाटर लेवल सेक्टर, वाटर लेवल सेक्टर। लिंट फिल्टर, लिंट फिल्टर। वाश टाइमर। वाटर इनलेट पाइप, वाटर इनलेट पाइप। स्क्रबर, स्क्रबर, स्क्राइबर नहीं स्क्रबर है ना, स्क्रबर। ड्रेन होज, स्पिन ड्रम, 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग। स्पिन ड्रम कवर, स्पिन ड्रम कवर। स्पिन टाइमर। एजिटेटर टाइमिंग स्विच, एजिटेटर टाइमिंग स्विच। वाटर इनलेट आउटलेट जॉब,
वाटर इनलेट आउटलेट, यानी कि वाटर को इनलेट अंदर की तरफ भी लेता है और बाहर की तरफ भी डालता है, ठीक है। वाटर इनलेट आउटलेट जॉब। लास्ट जो है वो लिखो वाटर इनलेट नोब फॉर, वाटर इनलेट नोब फॉर स्पेन, ठीक है। यानी कि स्पेनिंग भाग है, इसके लिए केवल वाटर इनलेट होता है। तो ये हैं इसके मुख्य भाग। अब हम अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन होती है, उसमें पूर्ण एचपी और आधी एचपी 1/3 व 1/2 एचपी की मोटर काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें 1/3 व 1/2 एचपी की मोटर काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें 1/3 व 1/2 एचपी की मोटर काम में लेते हैं। तो ये बात तो आपको पहले भी बता दी गई कि एचपी क्या होता है, ब्रिटिश में क्या होता है, मैट्रिक में क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। एचपी हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये किस में होता है, ब्रिटिश पद्धति में। ये कौन सी पद्धति में होता है, ब्रिटिश पद्धति में होता है। और 1 एचपी बराबर 735.5 वाट, ये होता है दोस्तों मैट्रिक पद्धति में। तो इसको हमेशा याद रखना, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 1 एचपी बराबर 746 वाट, 1 एचपी बराबर 735.5 वाट, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर 3 है वो है पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन, यानी कि पूर्ण रूप से, यानी कि ये जो मशीन होती है इसके अंदर कपड़ों को धोया जाता है, निचोड़ा जाता है तथा उनको सुखाया भी जाता है। मशीन के अंदर ही इनको सुखा भी दिया जाता है। वो होती है हमारी पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन का जो कंट्रोल अपन करते हैं, जो नियंत्रण अपन करते हैं, वो करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा। माइक्रो कंट्रोलर द्वारा। तो और जो बातें हैं वो सारी की सारी अर्ध स्वचालित प्रकार की हैं। इसमें क्या होता है कि जो सुखाने वाला काम है वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम से ही होता है। कपड़े धुले, स्विच को ऑन ऑफ किया, ऊपर की तरफ स्पेन ढक्कन को खिसकाया, अपने आप कपड़े निचड़ने वाले में चले जाते हैं, निचड़ने वाले से अपने आप सूखने वाले में चले जाते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक प्रकार से होता है। इसमें टाइम में अपन डाल देंगे, उस टाइम के अनुसार अपने कपड़े धुल जाते हैं और सूख के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये होती है पूर्ण स्वचालित। तो इसके एडिंग लिखो पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। इसमें लिखो, इसमें केवल एक ही लाइन लिखनी है आपको। लिखो इसका नियंत्रण माइक्रो कंट्रोलर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग करके किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सारा का सारा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा, ठीक है। अब हमारी जो नई एडिंग होगी वो होगी विद्युत घंटी। कॉलिंग बेल जिसको बोलते हैं ना, पुकार घंटी, इसको अनेकों नामों से पुकारा जाता है। विद्युत घंटी, देखो विद्युत घंटी जो होती है, ये घंटी किसी भी घरों के अंदर, कार्यशालाओं के अंदर, कार्यालयों के अंदर या होटलों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग में लिखो
इसका उपयोग घरों, कार्यालयों तथा होटलों में व्यक्ति या कर्मचारी को पुकारने के लिए किया जाता है। होटलों में व्यक्ति या कर्मचारी को पुकारने के लिए किया जाता है। देखो आपने कई बार देखा कि अपन जब स्कूलों में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल की टेबल के ऊपर एक गोल सी घंटी पड़ी रखी हुई होती थी, जिसके ऊपर एक लाल बटन सा होता था। लाल बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो वह अपने आप ट्रन 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 की आवाज निकलती है। तो ये जो आवाज है वो 1 सेकंड में 10 से 12 बार, 1 सेकंड में 10 से 12 बार निकलती है। ठीक है, ये जो है इसमें डीसी स्रोत लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है दोस्तों? डीसी, यानी कि डीसी स्रोत के मतलब क्या होता है? यहां पे एक सेल लगा होता है इसमें, और इस सेल के द्वारा इसमें चुंबकन और विचुंबकन का गुण उत्पन्न होता है, जिससे इसके किसी भाग से ये रिले टकराती है और टन टन की आवाज लगातार आती रहती है। ये जो 6 सेल होता है ये 6 वोल्टेज तक का होता है। कितने वोल्टेज तक का होता है? 6 वोल्टेज तक का होता है। तो इसको चलाने के लिए 6 वोल्टेज डीसी सप्लाई की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, तो लिखो आप इसमें विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में लिखो, इसे पुकार घंटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुकार घंटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसी में लिखो, इसमें 6 वोल्टेज डीसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 वोल्टेज डीसी का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बजर। बजर देखो, इनमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें भिन्नता क्या होती है, इनके बारे में देखना। बजर, बजर देखो अपन गेटों के ऊपर लगाते हैं, ट्रन ट्रन की जो आवाज आती है, यानी कि उसको अपन 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई प्रदान करते हैं। 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की क्या करते हैं? सप्लाई प्रदान करते हैं। इसका उपयोग घरों में किया जाता है। घरों, कार्यालयों, कार्यशालाओं, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। सूचना देने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो बजर जो होती है उसको कितनी सप्लाई दी जाती है? 230 वोल्टेज एसी सप्लाई प्रदान की जाती है। कौन सी सप्लाई होती है? ये हमारे पास एसी सप्लाई होती है। तो इसमें लिखो, इसको 230 वोल्टेज एसी सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है। इसको 230 वोल्टेज एसी सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है। इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें पुश बटन भी होता है। इसमें पुश बटन भी होता है। उस पुश बटन को दबाए रखेंगे तब तक हमारी घंटी बजती रहेगी। जैसे ही अपन पुश बटन को छोड़ेंगे घंटी बजना ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो होगी हमारी बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म, बर्गर नहीं है, ये बर्गलर है। बर्गलर अलार्म, इन बीच में जो अंतर है इनमें डिफरेंट है, इन डिफरेंट को जरूर समझ लेना। ठीक है, बर्गलर अलार्म यानी कि इसका उपयोग घरों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। लिखो, इसका उपयोग घरों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बर्गलर अलार्म से। तो बर्गलर अलार्म से घरों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है? ये इस प्रकार से बनाई जाती है कि ये अदृश्य हो, अदृश्य प्रकार की बनाई जाती है। ये अचानक से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसको लगाते हैं खिड़कियों के ऊपर
या दरवाजों के ऊपर या जो हमारी मेन डोर होती है, मेन डोर के ऊपर इनको लगाया जाता है। माना कि हम लगा देते हैं इसका एक भाग तो जो हमारी चौखटें होती हैं उसमें सेट कर देते हैं, और इसका कुछ जो अंश होता है जिस प्रकार से उसको किस में सेट करते हैं, हमारे डोर के अंदर सेट कर देते हैं। जैसे ही चोर इत्यादि हमारे घरों में घुस जाता है, इस खिड़की को खींचेगा अपनी तरफ या आगे की तरफ धकेलेगा तो अपने अलार्म बजना ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है, जिससे वो चोर चोरी करने में असक्षम हो जाता है। जो लोग सोए हुए होते हैं वो जग जाते हैं और चोरी से बचा जा सकता है। तो बर्गलर अलार्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को काम में लेना चाहिए इसको, ठीक है। कम खर्चे में सुरक्षा हो रही है। तो बिल्कुल बर्गलर अलार्म जो होती है ये घरों की सुरक्षा करती है इसी प्रकार से। इस प्रकार से नहीं है कि खुद ये अटैक करेगी, अटैक नहीं करती, ये केवल सूचित करती हैं। ये जितने भी अपने पास ये डायरेक्टली सूचित करती हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे जो अग्निशामक में काम में ली जाती है, यानी कि फायर अलार्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो फायर अलार्म। फायर अलार्म नाम से पता चला, फायर अलार्म यानी कि जब इस युक्ति को कोई बड़े बड़े कार्यशालाओं में, बड़े बड़े जो हमारी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वहाँ पे इस फायर अलार्म का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म क्या करती है, जिस प्रकार से मानो कि इस रूम में अपन ने फायर अलार्म लगा रखी है, ठीक है। जैसे ही इसमें फायर लगती है, आग लगती है इस मकान के अंदर, तो इसके अंदर जो तापक तंतु लगा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो गर्म होता है। और जैसे ही ये गर्म होगा तो ये जो है अपने पास अलार्म, ये स्वतः ही स्टार्ट हो जाती है। और किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। और जैसे ही ये स्टार्ट होगी, ये शोर करना शुरू कर देती है, आवाज देना शुरू कर देती है, जिससे लोग सचेत हो जाते हैं कि इस कमरे में अलार्म बजी है तो अग्नि का खतरा है, यहाँ पे अग्नि का खतरा है। इनके सायरनों की आवाज अलग अलग टाइप की होती है, जिस प्रकार से अग्नि की अलग है, चोर वालों की अलग है, इस प्रकार से अलग अलग होती है। घर में एंट्री करने के लिए जो अलार्म बजाते हैं वो अलग प्रकार की होती हैं। तो ये होती है फायर अलार्म। तो लिखो इसमें फायर अलार्म में, फायर अलार्म प्रणाली स्वचालित प्रणाली होती है। ये स्वचालित अपने आप, ना कोई इस पे पुश बटन होता है ना और कुछ होता है, ये केवल उष्मा हुई, उष्मा से ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है। तो लिखो फायर अलार्म प्रणाली स्वचालित प्रणाली होती है। फायर अलार्म प्रणाली स्वचालित प्रणाली होती है। इसी में लिखो नेक्स्ट लाइन, इसका या लिखो लिखो यह आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। यह आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। नेक्स्ट लिखो इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट, देखो नाम से पता चला इमरजेंसी। इमरजेंसी लाइट। तो इमरजेंसी लाइट क्या होती है दोस्तों? जब हमारी मेन सप्लाई असफल हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, उस समय हम इस इमरजेंसी लाइट का उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखो पहली लाइन, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इमरजेंसी लाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इमरजेंसी लाइट का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, आकृति होती है, वो किस प्रकार से होती है?
इसमें अपन किस प्रकार से इसमें बैटरी लगाई जाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम, डायोडों को मिलाकर डायग्राम बनाया जाता है। इसमें नियॉन लैंप लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, देखो ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे इसके क्या लगा दिया था, नियॉन लैंप। ठीक है, ये 230 वोल्टेज एसी सप्लाई यहाँ से अपन इसको प्रदान करते हैं। यहाँ पे अपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि बैटरी से संयोजित करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे अपन, और मान लें कि बैटरी हमारी 6 वोल्टेज की, तो 6 वोल्टेज का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर काम में लेंगे। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसका एक सिरा यहाँ से संयोजित कर देते हैं, दूसरा सिरा कहाँ से, पहला सिरा यहाँ से, दूसरा इसको यहाँ से, इसके सिरे को निकाल लेते हैं, इसके सिरे को निकाल लेते हैं। अब जो हमारा मेन लैंप होता है, ये होता है लंप, है ना, यहाँ से इसको संयोजित कर देते हैं लंप को, और यहाँ इसके बैटरी जोड़ देते हैं अपन। बैटरी की 2 खुटियाँ होती है ना, एक को तो इससे डायरेक्टली संयोजित कर देते हैं अपन, और ये वाला जो तार होता है इसको इस बैटरी को दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से कर दो या फिर इसको डायरेक्टली रिले के द्वारा कर दो। हम इसको रिले, ताकि कोई दूसरी अवस्था के अंदर अपन बच सकें, अपना लैंप बच सकें, तो यहाँ पे लगा होता है रिले सिस्टम। 3 रिले लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ये होता है इमरजेंसी लाइट। देखो कई लोग छोटे छोटे होते हैं तो मोटरसाइकिल वाली बैटरी लगा लेते हैं, उसको इन्वर्टर की तरह काम में लेते हैं, तो हम भी उस काम को कर सकते हैं। वो इस प्रकार से होता है, 230 वोल्टेज एसी सप्लाई हमारे नॉर्मली घरों के अंदर आती है। वहाँ पे अपन नियॉन लैंप लगाएं या ना लगाएं वो हमारी है। अगर हमें यह पता लगाना है कि लाइट आ रखी है नहीं आ रखी है, तो अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे छोटे छोटे जो 6 वोल्टेज 12 वोल्टेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यहाँ पे अपन एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं डायोडों के द्वारा। डायोड जो होते हैं उन 4 डायोडों को इस क्रम में लगाकर व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं, और इसको इस प्रकार से बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लैंप होता है वो जलने लगता है। तो ये होती है दोस्तों इमरजेंसी लाइट। इसके बाद में जो नई हेडिंग है वो लिखो मोटर पंप सेट। डायग्राम उतार लेना भैया। मोटर पंप सेट, मोटर पंप सेट, देखो नाम से पता चल रहा है मोटर पंप सेट। मोटर पंप सेट, मोटर पंप यानी कि पानी उठाने वाली जो मोटर होती है ना, उसको बोलते हैं हम मोटर पंप सेट। तो लिखो उपयोग, उपयोग में लिखो, इसका उपयोग भूमिगत जल या पेट्रोलियम, भूमिगत जल या पेट्रोलियम आदि तरल पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। देखो ये जो मोटर पंप होता है ये वायु दाब के सिद्धांत पे काम करता है। वायु दाब के सिद्धांत पर काम करता है। ये होता है इंपेरियल। क्या होता है दोस्तों? इंपेलर होता है। कुछ इस प्रकार से होता है, जो मोटर के हेड में लगा होता है
और मोटर का जो रोटर होता है उसकी सापट पर लगा होता है। मेन काम जो होता है वो इसी इम्पेलर का होता है। इस इम्पेलर से वायु आगे की तरफ धकेली जाती है और पीछे पीछे उसके जल आता रहता है और जल को बाहर फेंक दिया जाता है बिल्कुल प्रेशर के साथ। तो अगर इम्पेलर घस जाए या उसका हेड भाग घिस जाए तो अपना पानी बाहर नहीं फेंका जाएगा, ठीक है। तो वायु दाब सिद्धांत के अनुसार इसे चुस्सण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुस्सण पंप। तो एक लाइन लगा के लिखो, आप लिखो, इसे चुस्सण पंप भी कहते हैं। इसे चुस्सण पंप भी कहते हैं। ये जो पंप होते हैं दोस्तों, ये कितने होते हैं? यानी कि घरेलू उपयोगों के लिए अलग होते हैं। कुएं से मोटर, कुएं के अंदर जो मोटर होती है वो पंप होता है, वो अलग एचपी का होता है। समर्सिबल मोटर होती है वो अलग टाइप की होती है। सारी की सारी होती क्या है? मोटर पंप सेट ही है। पानी को भूमिगत जो क्षेत्र है उससे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो दो बातें हैं मुख्य मुख्य वो और लिख लो, आप लिखो। मोटर पंप सेट में दो भाग मोटर एवं पंप होते हैं। एक तो मोटर होती है जो चलती है, जिसकी वाइंडिंग की होती है, इसमें रोटर होता है, ये सारी की सारी मोटर होती है। जो इसका हेड भाग होता है ये होता है इसका पंप, ठीक है। तो लिखो, मोटर पंप सेट में दो भाग होते हैं, मोटर एवं पंप। नेक्स्ट लाइन लिखो, घरेलू उपयोग के लिए 0.5 HP या 1 HP की मोटर काम में लेते हैं। घरेलू में तो इतनी लेते हैं भाई, या तो ले लेते हैं 0.5 HP की या फिर 1 HP की। नेक्स्ट लिखो, पंपिंग स्टेशनों में जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पानी निकाला जाता है अधिक गहराई से, तो लिखो पंपिंग स्टेशनों में 3 से 5 HP, 3 से 5 HP शक्ति की 3 फेज प्रेरण मोटर प्रयोग की जाती हैं। शक्ति की 3 फेज प्रेरण मोटर, कौन सी? 3 फेज प्रेरण मोटर काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट लिखो, इसमें इम्पेलर होता है। इसमें इम्पेलर होता है और इम्पेलर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो तो लिंक पे ज़रूर डाल देना और पर्सनली अपने कॉन्टैक्ट नंबर उस पर फ़ोन करके भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।